नमस्ते दोस्तों। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम सीजीएल मेंस का क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में आ चुका है, उनका एनालिसिस करेंगे। जो सामान्य अध्ययन का होने वाला है, जनरल अवेयरनेस। और यह 18 जनवरी में जो क्वेश्चन आया था जीके का, वो हम पढ़ेंगे। ये एनसीईआरटी बेस्ड है, टीसीएस के आधारित प्रश्न ये सब है। इनका आंसर की रिलीज हो चुका है, तो हम इनका एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। पहले देखिए क्या बोल रहा है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एल्यूमिनियम ऑक्साइड खनिज की पहचान कीजिए जो आमतौर पर हेक्सागोनल बैरल आकृति के प्रिज्म बनाते हैं। हमारा जो ऑप्शन है ओलिवाइन, ऑप्शन बी है केलोपाइराइट, सी है कोरंडम और डी है डोलोमाइट। तो हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा सी, कोरोंडम। कोरोंडम जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एल्यूमिनियम ऑक्साइड खनिज की पहचान है जो आमतौर पर हेक्सागोनल बैरल आकृति के प्रिज्म बनाते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2। जनवरी 2024 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस की पूर्व संध्या पर अपने संबोधन में निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक दलों से विभाजन के बजाय एकता को प्रेरित करने वाली और व्यक्तिगत हमलों के बजाय विचारों को बढ़ावा देने वाली चर्चाओं में शामिल होने का आग्रह किया? तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और डी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और हमारा जो राइट आंसर होने वाला है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जो है इस पर क्या रखा था, अपना आग्रह किया था। क्लियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमारा ए है सभी सभी आइसोक्लाइंस विस्तार पथ है, लेकिन सभी विस्तार पथ आइसोक्लाइंस नहीं है। ऑप्शन बी है अल्पकालिक उत्पादन कार्यों में आउटपुट को प्रभावित करने के लिए भूमि या पूंजी जैसे निहित इनपुट सहित सभी इनपुट को समायोजित करना शामिल है। और ऑप्शन सी है हमारा, यानी कि 3 नंबर का पॉइंट जो है बोल रहा है स्टॉक संसाधन वे संसाधन है जिनका उपयोग उत्पादन की एक अवधि में नहीं किया जाता है बल्कि बाद की अवधि के लिए संग्रहित किया जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? तो हमारा ए है केवल 3, बी है केवल 2, सी है केवल 1 और डी है 2 और 3 दोनों। तो हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा सी। हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा सॉरी ए, यानी कि केवल और केवल 2 कथन जो है, दूसरा कथन हमारा सत्य है। कौन सा कथन सत्य है हमारा? दूसरा कथन सत्य है। अल्पकालिक उत्पादन कार्यों में इनपुट को यानी कि आउटपुट को प्रभावित करने के लिए भूमि या फिर पूंजी जैसे निश्चित इनपुट सहित सभी इनपुट को क्या करता है, समायोजित करना शामिल है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4। -1 आवेश वाले आयन का नाम क्या है? -1 आयन वाले आवेश का नाम क्या है? हमारा जो ऑप्शन ए है एक संयोजी आयन, बी है धन आयन, सी है बहुसंयोजी आयन और डी है ऋण आयन। तो आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा डी, ऋण आयन -1 आवेश वाला आयन होता है। ये सब जो क्वेश्चन अभी कर रहे हैं ये एनालिसिस है। 2025 में जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था 18 जनवरी को, वो क्वेश्चन ये सब है। क्लियर। तो उम्मीद है आप सब ये क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। अगर नहीं कर पा रहे तो सेशन के अंत तक बने रहिए। टोटल क्वेश्चन आज हम जीके का डील करने वाले हैं। क्लियर।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिनायन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ध्यान से देखिए। बोल रहा है भारत में सॉरी भारत सरकार की भारत रत्न माला परियोजना भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? हमारा ऑप्शन जो है गृह मंत्रालय, बी है बंदरगाह यानी नौवाहन एवं जल मार्ग मंत्रालय, सी है राज्य मार्ग मंत्रालय यानी कि सड़क परिवहन मंत्रालय और डी है पर्यावरण वन एवं जल मंत्रालय। तो हमारा 5 का जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा सी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय जो है वो भारत का यानी भारत सरकार की भारत रत्नमाला परियोजना भारत में निम्नलिखित मंत्रालय के अंतर्गत आती है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से किस अवसर पर वर्ष 2020 में राष्ट्रीय डीजल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी? ऑप्शन है स्वतंत्रता दिवस, बी है दीपावली यानी दिवाली, सी है गांधी जयंती और डी है गणतंत्र दिवस। तो हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर 2020 में राष्ट्रीय डीजल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और जो भी कैंडिडेट हैं जो ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल का प्री का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, जीके जीएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो संपूर्ण जीके जीएस का क्लास हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे या फिर सेशन के अंत में वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो में ही, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। क्लियर? बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? वर्ष 2011 की जो जनगणना के संबंध में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करिए। सबसे उपयुक्त उत्तर का क्या करना है हमें? चयन करना है। तो सबसे पहला कथन जो है 2001 और 11 के दशक के दौरान भारत की जनसंख्या क्या है? भारत की जनसंख्या में 181 मिलियन से अधिक वृद्धि हुई। क्या यह कथन सत्य है? और दूसरा कथन है 2001 और 2011 के दौरान प्रतिशत दासकीय वृद्धि में आज़ादी के बाद से सबसे तेज गिरावट दर्ज की गई। अब इस दोनों कथन में से कौन सा कथन सत्य है? हमारा ऑप्शन ए है केवल कथन 2 सत्य है। ऑप्शन बी है कथन ए और दो दोनों सही है। सी है केवल एक कथन सही है और डी जो है ए और दो दोनों गलत है। तो हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होने वाला है कि कथन ए और दो दोनों सत्य है। उम्मीद है यहाँ तक आपने टोटल क्वेश्चन यानी कि 7 क्वेश्चन अटेंड किए। तो बताइए इसमें से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है? कमेंट बॉक्स में बताइए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आप इतना एडजस्ट कर सकते भाई। देखिए क्वेश्चन क्या है? चार कोट मैरी टूथ रोग किस गुणसूत्र पर पेरीफेरल माइलिन प्रोटीन 22 पेरीफेरल माइलिन प्रोटीन का जो शॉर्ट नाम है वो है PMP 22, ठीक है, जीन के द्विगुणन के कारण होता है। अब हमारा है ऑप्शन क्रोमोसोम 17, क्रोमोसोम 8, क्रोमोसोम 15, क्रोमोसोम 21। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर होने वाला है ए नंबर क्रोमोसोम 17 के कारण जीन के द्विगुणन कारण होता है। क्लियर? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। कौन सा भारतीय शहर अपने सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीनों के बीच औसत तापमान में सबसे कम अंतर का अनुभव करता है? ऑप्शन है दिल्ली, श्रीनगर, भोपाल और मुंबई। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई जो है वह सबसे गर्म यानी कि भारतीय शहर में जो है सबसे गर्म और सबसे ठंड के महीने के बीच औसत तापमान में सबसे कम अंतर का अनुभव करता है। ना यहाँ पर ज़्यादा गर्मी होता है ना ही ज़्यादा ठंड। तो हमारा राइट आंसर डी होने वाला है मुंबई। क्लियर? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बोल रहा है 1923 में स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत किए गए किस सिद्धांत के सुयगमी
यानी कि संयुग्मी अम्ल क्षार की अवधारणा को जन्म दिया था? हमारा ऑप्शन जो है ब्राश टेड लॉरी सिद्धांत, ऑप्शन बी है लुइस का सिद्धांत, ऑप्शन सी है आर आरेनियस का सिद्धांत और डी है डेवी का सिद्धांत। 11 का जो राइट आंसर होने वाला है हमारा वो हो जाएगा ब्रास ब्रांस्टेड लॉरी सिद्धांत। 1923 में जो स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत किया गया था, कौन सा सिद्धांत अवधारणा का जन्म दिया था? तो लॉरी सिद्धांत का। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। उम्मीद है आप क्वेश्चन नंबर 11 तक पहुंच चुके हैं, तो कितना सही हुआ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो लंबा ना हो इसीलिए हम तेज़ी से आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है? तो आप थोड़ा फास्ट में आंसर बताइएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखिए और समझिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य कर दिया? यानी कि उसमें मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य कर दिया, यानी कि उसमें नहीं जाने दिया। कौन सा संविधान था? तो कौन सा संशोधन था बताइए? 46वें, 40वें, 48वें या फिर 42वें? तो हमारा जो राइट आंसर होने वाला है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह से क्या कर दिया? राष्ट्रपति को यानी कि बाध्य कर दिया। क्लियर? अब ये इंग्लिश में मथुरा वाज द सेकेंड कैपिटल ऑफ डायनेस्टी। कौन है? मयूरा, गुप्ता, कुषाण और मुखरी। तो हमारा जो राइट आंसर होने वाला है 13 का वो हो जाएगा सी, कुषाणा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा आप। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। बोल रहा है वाल्टर फ्लेमिंग ने किस वर्ष में गुणसूत्र को स्पष्ट रूप से देखने और समसूत्रण की पूरी प्रक्रिया को वर्णन करने के लिए गुणसूत्र का अभिरंजन किया? हमारा जो ऑप्शन है वो है 1956, बी है 1780, सी है 1901 और डी है 1882। तो आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए ये कब हुआ था? तो हमारा 14 का जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा 1882 ईस्वी। वाल्टर फ्लेमिंग ने गुणसूत्र को स्पष्ट रूप से देखने और समसूत्रण की पूरी प्रक्रिया का वर्णन कब किया था? 1882 ईस्वी में। क्लियर? उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी एक परमाणु गैस है? एक परमाणु गैस कौन है? जेनॉन, क्लोरीन, हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारा ऑप्शन ए जेनॉन। क्या हो जाएगा? जेनॉन जो है हमारा राइट आंसर होने वाला है। क्लियर? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। अप्रैल 2023 में विश्व शतरंज आर्मगेडन यानी कि आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया प्रतियोगिता में खिताब किसने जीता? अप्रैल 2023 में जो शतरंज हुआ था उसमें प्रतियोगिता की खिताब किसने जीता था? तो पी हरिकृष्णा, केनरू हेम्पी, डी गुकेश और विश्वनाथ आनंद। ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है, वर्तमान करेंट अफेयर्स का है। ये डी गुकेश जो है ऑल इंडिया या फिर हाँ विश्व में जो है ना सबसे ज़्यादा कम टाइम में यह जो है क्या किया था? शतरंज में विजेता हासिल हुआ। तो इसीलिए हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी गुकेश। क्लियर? उसके बाद है 2023 में किस पोर्टल ने हितधारकों को केंद्र एक मिनट हितधारकों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं यानी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए लॉग इन करने के 4 कुशल तरीके के माध्यम से वित्त पोषण, दस्तावेजीकरण, परियोजना की निगरानी और अनुमोदन से संबंधित जानकारी तक निर्बाध पहुंच की सुविधा दी? कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन?
जल्दी से कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी या डी। राइट आंसर जो हमारा होने वाला है 17 का वो हो जाएगा डी, न्याय विकास पोर्टल। क्लियर। अब 19 नंबर बढ़ते हैं। 18 आप देख लीजिए। 18 का जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा क्या, इन दिसंबर 1991 which act was made to bring public intervention under the previous। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिख इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट। ठीक है, इस ये क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो अभिकथन यानी ए और कारण आर लेवल वाले निम्नलिखित दो कथनों के संबंध में सत्य है। यानी कि पानीपत का पहला युद्ध भारत के निर्णायक युद्ध में से एक था। कथन आर जो है, इस युद्ध के बाद मुगल नामक आक्रमणकारियों का एक नया गिरोह सत्ता में आया। अब बताइए, आर सत्य है किंतु ए असत्य, क्या यह सही है। फिर भी है, कथन ए और आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। सी है हमारा जो सी ऑप्शन है, ध्यान से देखिए, बोल रहा है कथन सी यानी कि सी में जो है ए सत्य है किंतु आर असत्य है। और हमारा जो डी है, डी क्या बोल रहा है, कथन ए और आर सत्य है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। राइट आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। कहने का अर्थ हुआ कि यानी कि ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर जो है यानी कि इस युद्ध के बाद जो है मुगल नामक आक्रमणकारियों का जो है नया गिरोह सत्ता में आ गया था। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। बोला निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। एम्पियर का नियम विद्युत धारा और उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों के बीच संबंध का वर्णन करता है। 2 नंबर में मैक्सवेल के समीकरण आवेश और धाराओं की अनुपस्थिति में विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले 4 मूलभूत समीकरणों का एक समूह है। कौन सा कथन सत्य है। 20 का जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, केवल और केवल कथन हमारा ए सत्य है। अब है स्वतंत्र, एक मिनट, क्या है? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। हुमायूं कबीर, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर बलदेव सिंह तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद है हु मेंशन एज द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी इन 1956। अब 22 का जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा सी, फ्रांसिस इवेंस। क्लियर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि संसद निदेशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए किसी भी मौलिक अधिकार को नहीं छीन सकती या कम नहीं कर सकती है। कौन बोला था, तो गोलकनाथ केस बोला था, या फिर इंदिरा साहनी केस, या फिर मिनर्वा मिल्स केस, केशवानंद भारतीय केस। तो हमारा जो 23 का राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोलकनाथ केस 1967 में ये बात बोला था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है नीचे दिए गए क्या है सूची एक की पुस्तकों को सूची 2 में उनके लेखकों से मिलाना चाहिए। कौन से लेखक सही होगा, तो ये आप देख लीजिए, आपके पास टाइम है। अब वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप देख लीजिए। इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसका द फिलोसफी ऑफ द बॉम्बे, द
फिलोसफी ऑफ द बॉम्बे, भग भगवती चरण बोहरा, ठीक है। ये यानी कि एक का तीन ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर। 25 नंबर का क्वेश्चन, 25 नंबर का क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। हरित क्रांति से पहले भारत में कृषि क्षेत्र की स्थिति क्या थी? हरित क्रांति से पहले हमारे भारत में कृषि क्षेत्र की स्थिति क्या थी? तो पुरानी तकनीकी का उपयोग और आवश्यक बुनियादी ढांचे का अभाव था पहले। क्लियर। तो पहला क्वेश्चन ऑप्शन पर है, तो हमारा राइट आंसर क्या निकल गया? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब उम्मीद है आप सब लोग यहाँ तक क्वेश्चन अटेंड किए होंगे। 25 क्वेश्चन में से आप सब बताइए आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए 25 क्वेश्चन में से कुल कितना क्वेश्चन आप सही कर पाए हैं। अगर एक भी क्वेश्चन नहीं सही कर पाए हैं तो फिर दिक्कत है। क्लियर। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी मदद मिल सके। और साथ ही साथ जिन्होंने ग्रुप डी का जिन्होंने ग्रुप डी का क्लास मॉडल पेपर 1 और 2 2 दिन से चल रहा है, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो के यहाँ पर लिंक हम ऊपर में स्क्रीन पर दे देता हूँ। आप वीडियो का लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं और इनका पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 20 जनवरी का एनालिसिस करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।